सो मैं ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? बस फाइन। सो लास्ट क्लास तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने बता दिया था आपको। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कोई न्यूमेरिकल नहीं करा पाया था, सिर्फ ये बताया था व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में दो न्यूमेरिकल्स, दो रिलेशंस कराए थे मैंने आपको। एक था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ये हम तब यूज करते हैं जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट। अगर आपके सिस्टम में कहीं कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो आप इसे यूज करें। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो आप इसे यूज करोगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। ये दो एक्सप्रेशंस कराए थे, इन पर कोई न्यूमेरिकल मैं नहीं करा पाया था। सो कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई नहीं था तो इस क्वेश्चन, इन दो एक्सप्रेशंस को लिख दीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आप। चलिए सबने लिख लिया होगा, स्कोर अप कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन भाई, शुरू के दो तीन क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे इसी कॉन्सेप्ट पर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। यार को दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर देता हूँ बस सिखाने के लिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कैसे करें। मैं पूरी तरह से न्यूमेरिकल भी नहीं लिख रहा, ये सॉल्व एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के। किसी को क्वेश्चन चाहिए तो ये एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। बहुत सीधी सीधी चीजें। जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये स्प्रिंग थी और एक कार है, ये कार मूव कर रही है विद सर्टेन वेलोसिटी v, मास ऑफ द कार है। ये कार जब, ये इनिशियल स्टेज है, जब कार इस स्प्रिंग के साथ कोलाइड करेगी तो कार क्या करेगी, स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगी, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। सो कार स्प्रिंग के साथ कोलाइड करती और कोलाइड करने के बाद स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। पहले स्प्रिंग यहां तक थी, अब स्प्रिंग यहां पहुंच गई। स्प्रिंग में जो कंप्रेशन हुआ एक्स, एक्सिस कंप्रेशन इन स्प्रिंग। आपसे कहेगा कंप्रेशन निकालिए। इसे करने का एक बहुत सीधा सीधा मेथड ये है, अगर बिल्कुल आप शॉर्टकट देख रहे हो कि आप देखो इनिशियली आपके सिस्टम में एनर्जी है क्या। स्प्रिंग तो अनस्ट्रेच्ड है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सिर्फ इस कार की काइनेटिक एनर्जी तो है। और एक चीज और है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नो फ्रिक्शन, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं, तो सिर्फ स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी कार की। अब यहाँ आकर ये कार स्प्रिंग के साथ कोलाइड कर जाती है और रेस्ट में आ जाती है। कार के रेस्ट में आने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी कार की जीरो हो गई। अगर कार की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, सारी काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, तो कार की सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। So kinetic energy of car is half mv square, is potential energy of spring half kx square। ये कैंसिल हुआ, यहाँ से आप x स्क्वायर निकाल सकते हैं। x स्क्वायर इज mv स्क्वायर बाई k, और यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, x इज इट्स v रूट ओवर m।
ये है मेथड 1, सीधा सीधा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट। मुझे यहाँ तक बताइए, किसी को कोई इसमें तो परेशानी नहीं है? देखो ये पहला न्यूमेरिकल सिर्फ मेथड सीखने के लिए, आंसर निकालने के लिए नहीं। मुझे पता है आंसर तुम लोगों से आ जाएंगे, मेथड ऐसे सीखना है कि आगे अप्लाई कर पाओ। अच्छा चलिए, मेथड 1 में किसी को परेशानी नहीं। मेथड 2 ना पूरा डिटेल्ड मेथड लिखता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि पहले इससे सॉल्व किया करो, मतलब ये हर तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता है। अब देखना शुरू करो, सिस्टम की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, सिस्टम की है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जो कुछ भी है सिस्टम में सबको ऐड करोगे, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। देखो भाई, स्प्रिंग तो रेस्ट में है, तो स्प्रिंग की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। कार जरूर मोशन में, कार की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम स्क्वायर। दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल जब आप काइनेटिक एनर्जी लोगे सिस्टम की, सो दिस इज, ये थोड़ा सा ना बोरिंग लगता है कि जब एक लाइन में हो सकता है तो इतना क्यों लिखे, हर न्यूमेरिकल एक लाइन में होगा। प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। फाइनली स्प्रिंग रेस्ट में, कार भी रेस्ट में, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। सो ये मिल गया आपको, ये मिल गया। अब पोटेंशियल एनर्जी देखिए, अब सब कुछ सिस्टम के लिए, सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखो इनिशियली स्प्रिंग इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, कार में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, लेकिन स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जीरो। कार किसी हाइट पर नहीं रखी, ग्राउंड पर रखी है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार इज इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब आप इसी सिस्टम की फाइनल एनर्जी निकालोगे, देखो अगर तुम इस मेथड को सीख गए तो आगे परेशानियां कम आएंगी, ज्यादा न्यूमेरिकल्स तुम खुद कर दोगे। तो ये आएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार। अब स्प्रिंग तो कंप्रेस हो गई फाइनली, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फाइनल हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। कार तो अब भी ग्राउंड पर ही है, किसी हाइट पर नहीं गई, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार इज, सब कुछ उठाकर यहाँ रख दो सारी वैल्यूज। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज हाफ एम वी स्क्वायर, final potential energy is half kx square, initial potential energy is zero, इसे राइट में ले जाओ, half kx square is half mv square, दोबारा वहीं आ गए, बस ये जरा प्रॉपरली हो गया। अब भी यहाँ से x आ जाएगा v रूट ओवर एम पाई। तो ये मेथड जरूर आना चाहिए आपको, इतना जल्दी से लिखो, फिर देखते हैं अगर यहाँ फ्रिक्शन होगा तो क्या चेंज आएगा, जल्दी से लिख डालो। और अगर कहीं कोई डाउट रह गया तो बताओ मुझे, डाउट ना होने का मतलब है दो न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, उसके बाद के 3 न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व कर, और सीखने की कोशिश करो, याद करने की नहीं।
जब इतना हो जाए तो बताइएगा, इसे रब करते हैं, प्रॉब्लम। अब देखो, अगर यही मैं फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर दूं, और वो कहता है कैलकुलेट कंप्रेशन, तो देखिए जब फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर देता है ना, तो वो फर्स्ट मेथड किसी काम का नहीं, फर्स्ट मेथड यूज नहीं हो सकता, अब सिर्फ ये मेथड यूज होगा। चेंज क्या आएगा, पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, अब जीरो नहीं होगा, अब जीरो की जगह वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा, जीरो नहीं होगा, जीरो की जगह एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा, सिर्फ इतना चेंज आना है और कुछ खास नहीं। सो आप इससे अभी तो ना सब्स्टिट्यूट करो, देखो ये सब तो हम निकाल चुके थे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल। आपको बस लास्ट वर्क डन चाहिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। कार पे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कार, भाई एक्स डिस्प्लेसमेंट कार ने कवर कर लिया। अब अगर कार राइट में जा रही है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है, फ्रिक्शन लेफ्ट में जाएगा, तो आप लिख सकते हो एफ एक्स cos 180, cos 180 is minus 1, so that's minus of fx। सब कुछ उठाकर यहाँ रखिए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ kx स्क्वायर, इनिशियल इज जीरो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज, अच्छा अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना, फ्रिक्शन क्या होता है, माइनस म्यू एम जी, माइनस म्यू एम जी एक्स, ये आ गया माइनस ऑफ म्यू एक्स। इसके बाद मैंने इसे यहाँ रख दिया। तो क्या करा हमने इस इक्वेशन के अंदर, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज उठाकर, सब उठा के रख दिया। सो ये आया माइनस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इज माइनस ऑफ म्यू एम जी एक्स। अब देखिए ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर कर x निकाला जा सकता है। तो बस आपको इतना ख्याल रखना है कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ जाए, हाँ वजाहत, वजाहत सही कह रहा है, वजाहत कह रहा है फ्रिक्शन सिर्फ एक्स डिस्टेंस के लिए थोड़ी एक्ट करेगा। सो वजाहत देखो, हम वर्क डन उस इंस्टेंट से लेंगे जहां से एनर्जी चेंज होना शुरू हो। स्प्रिंग की एनर्जी कब से चेंज होनी शुरू होगी, जब से स्प्रिंग कंप्रेस होगी। सो कार ने यहाँ तक आते आते जो किया उससे कोई मतलब नहीं, हम इसके बाद से ले रहे हैं, ये हमारा इनिशियल इंस्टेंट है वजह ये वाला, और इसके बाद का ये हमारा फाइनल इंस्टेंट। जब तक स्प्रिंग को कोलाइड नहीं किया, क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं, तो स्प्रिंग को कोलाइड कर गया तब से। हाँ आमिर बोलो। हेलो। हाँ भाई। सर मैं कह रहा था अगर एक स्प्रिंग है, उससे हमने किसी एक मास को अटैच किया, तो सर जो उसकी फोर्स होगी वो के एक्स इक्वल्स टू एम जी होगी। स्प्रिंग में सर मतलब एक स्प्रिंग को वर्टिकली हैंग कर दिया, उसके साथ एक मास अटैच कर दिया उसके लोअर एंड पे, ठीक है,
तो उसका नीचे मास एक्ट करेगा, ऊपर सर उसका स्प्रिंग का फोर्स एक्ट करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। बिल्कुल। तो वहां से अगर हम एक्स निकालते हैं वो आएगा mg/k। ठीक है, ठीक है हमेशा नहीं आएगा ना, ये सर। हमेशा नहीं आएगा, अभी सर आता एक सर पूरी बात में अगर मैं प्लीज। है। हाँ, अच्छा, अगर हम एनर्जी के थ्रू निकालते हैं मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg/x, बिल्कुल बिल्कुल, तो सर उससे आएगा 2 mg/k। सर ये डिफरेंस क्यों? अभी आता है, अभी आ रहा हूँ मैं, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वही लिखूंगा। तुम अलग, तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि मास अटैच है, तुम ये नहीं देख रहे कि मास कब कब ले रहे हैं, मैक्सिमम एक्सटेंशन पर ले रहे हैं, बीम पोजीशन पर ले रहे हैं, कहाँ कहाँ ले रहे हैं, उससे फर्क पड़ेगा। अच्छा। अभी ओके। आता है, अभी आता ओके। है। इसके ओके। जस्ट बाद, इसीलिए मैंने जरा ये एग्जाम्पल लिया था, पहला तो वही कराना था। ओके सर। भाई बताओ, ये मेथड आया, मुझे इसके अलावा कुछ सिखाना नहीं, अब तो मैं इसके बाद न्यूमेरिकल देना शुरू कर दूंगा, तुम्हारा काम है। मुझे जो सिखाना था मैंने इन दो एग्जाम्पल्स में सिखा दिया। इस दो एग्जाम्पल्स में कुछ और डिस्कशंस हैं तो बताइए मुझे आप। अब्बास, सलमान, सोहिदा। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो इसे मैं रब कर देता हूँ। तो अब से तीन क्वेश्चंस हैं, वो आप सॉल्व करोगे। तो पहले क्वेश्चन में, हाँ वजाहत बिल्कुल कम हो जाएगी, लेकिन इनिशियल जो वेलोसिटी है ना वो वहां है जहां से कार मूव करना, स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होती है। तो वी वेलोसिटी ऐसे केसेस में उस जगह होती है जहां से कार कंप्रेस होती है। A block of mass m is released from top of spring of stiffness constant k. So आपने एक स्प्रिंग ली और यहाँ एक मास रख दिया। इनिशियली स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं था, जैसे ही आप मास रखोगे स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, ए पार्ट। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक just after release compression of spring at equilibrium मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। तो आमिर जो तुम पूछ रहे हो ना वो बी और सी पार्ट्स हैं, तो तुम डिफरेंस नहीं देख पा रहे। मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, डी पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक at maximum compression। 5 मिनट है आपके पास, चार पार्ट्स हैं, जल्दी से आंसर्स लिखते चले जाओ। और मुझे जब चैट रूम में आंसर लिखना तो चारों के आंसर्स एक लाइन में लिखना, एक एक करके नहीं। आराम से लो 4-5 मिनट। अबे ये तो स्प्रिंग हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है कि स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स होती है माइनस ऑफ की एक्स।
चारों पार्ट के आंसर एक लाइन में बता देना। ये न्यूमेरिकल तुम्हें इन दो पोजीशंस में डिफरेंस समझा जाएगा। शुक्रिया आमिर। आमिर लास्ट पार्ट एक बार चेक करो जरा अपना। शुरू के 3 सही है आमिर, लास्ट चेक करो। वजाहत का पहला सही है, दूसरा सही है। हाँ भाई, वजाहत चारों सही है। और लोग ट्राई करो। हाँ वर्जन तुम्हारा भी सही आ रहा है। हाँ अब सही है आमिर। हाँ सलील चारों सही है। तो देखिए, फर्स्ट बात, आपको ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए जस्ट आफ्टर रिलीज। ठीक आ रहे हैं, सबके सही आ रहे हैं। डी में क्या लिख रही हो तुम? स्वादा डी देखो, डी। सो देखो ए पार्ट में तो जैसे ही आपने इस ब्लॉक को रिलीज किया तो ब्लॉक पर तो एक ही फोर्स एक्ट कर रही है एमजी। हाँ शाकिर से कोई रिस्टोरिंग फोर्स तो नहीं है। रिस्टोरिंग फोर्स तो तब आएगी जब स्प्रिंग कंप्रेस हो, और स्प्रिंग को कंप्रेस होने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है शमीम, स्प्रिंग को कंप्रेस होने में टाइम लगता है। सो ए पार्ट में जो एक्सिलरेशन होगा ना, ब्लॉक इज इन फ्री फॉल जस्ट आफ्टर रिलीज। Block is in free fall just after release। अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि स्प्रिंग को इलोंगेट और कंप्रेस होने में टाइम लगता है, इंस्टेंटेनियस नहीं होता है। सो दैट मीन्स एक्सिलरेशन जो होगा ब्लॉक में वो जी के इक्वल। कंप्रेशन और स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। सो देखो स्प्रिंग कुछ कंप्रेस कर गई, पहले स्प्रिंग यहाँ थी, अब स्प्रिंग यहाँ तक पहुंच गई, स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन आ गया, लेट्स से दैट कंप्रेशन इज एक्स। अब यहाँ ब्लॉक रखा, ब्लॉक पर डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा होगा mg, अपवर्ड्स रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होगी f। इक्विलिब्रियम में ये रीस्टोरिंग फोर्स वेट के इक्वल होगी।
restoring force is kx1 is equal to mg। तो यहाँ जो x1 आ जाएगा वो आ जाएगा mg बाई। तो ये इक्विलिब्रियम में kx1 mg है। सी पार्ट, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन और मैक्सिमम कंप्रेशन पोजीशंस अलग अलग होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये रुकेगा नहीं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा। तो ये ऐसा है कि अगर इनिशियली स्प्रिंग ऐसी थी, अनकंप्रेस थी, ये इनिशियल था ए पार्ट अनकंप्रेस्ड। ये अक्सर बहुत कॉमन मिस्टेक है कि इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम एक्सटेंशन पोजीशन एक ले लेते हैं। ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पर रुकता नहीं है, मीन पोजीशन ओवरशूट कर जाता है, यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, ये वाला। और ये जो पोजीशन है ना, दैट्स मैक्सिमम कंप्रेशन पोजीशन। दिस इज मैक्सिमम compression position. This is position of maximum compression. तो याद रखिएगा, यहाँ स्प्रिंग अनकंप्रेस्ड है, यहाँ स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, और ये मैक्सिमम कंप्रेशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मैक्सिमम कंप्रेशन में फर्क है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर स्प्रिंग रुकती नहीं है, मैक्सिमम कंप्रेशन पोजीशन पर जाकर स्प्रिंग रुक जाती है। मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो क्योंकि ये रुक गई। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, जीरो। तो आप लिख सकते हो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, जीरो। फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है भाई, इसे आप ग्रेविटेशन के लिए जीरो मान लो। x2 पे चला गया तो ये आ जाएगा माइनस mgx2। सिखाया था जो जीरो है अगर उसके नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। प्लस कंप्रेशन है, हाफ के x2 स्क्वायर। इनिशियल सब जीरो था भाई, पहले भी मास रेस्ट में, बाद में भी मास रेस्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो ये आ गया हाफ के x2 स्क्वायर इज mgx2। तो x2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ x2 आ गया, इट्स 2mg डिवाइडेड बाय k नाउ। तो यहाँ से आपने x2 कैलकुलेट कर लिया। अब डी पार्ट कह रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन पोजीशन पर एक्सेलरेशन बताओ। अब इसलिए कुछ, अब यहाँ रुकेगा थोड़ी ना, वापस चला जाएगा ऊपर किसी एक्सेलरेशन से। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पोजीशन पर अगर इस मास का एफबीडी बनाओगे, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है mg, अपवर्ड्स फोर्स एक्ट कर रहा है F विच इज kx2। ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं kx2 माइनस mg इज एम ए माइनस ए आ जाएगा, g आ जाएगा। ए जी आ जाएगा क्योंकि x2 ही है ना, बस जगह नहीं है इसलिए मैं इसको जरा x तक बचा लिया मैंने, x2 ही है। तो आमिर, तुम्हारी जो परेशानी थी ना कि कहीं से 2mg/k आता है, कहीं से mg/k आता है, तुम इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा ही नहीं सकते ना, रुक थोड़ी ना रहा इक्विलिब्रियम पोजीशन। तुम कर, तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी आमिर, उसमें तुम ये कर रहे थे कि तुम इक्विलिब्रियम से ये वाली पोजीशन कैलकुलेट कर रहे थे,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसे कैलकुलेट कर जाते हो। तो अलग अलग पोजीशन में तो एक्सटेंशन अलग अलग आएंगे। अबे आमिर, क्लियर हुआ अब तुम्हारा डाउट? तो अलग अलग पोजीशंस कैलकुलेट कर रहे हो तो अलग अलग हो जाएगा। बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है ये। अब मुझे इसमें डाउट और बता दो, फिर हम अगले पे चलते हैं। कोई डाउट नहीं है तो। सर इक्विलिब्रियम पे रुकता क्यों नहीं है? अलमास, मोमेंटम नहीं जीरो होता ना। फोर्स जीरो है, मोमेंटम जीरो नहीं होता। मोमेंटम होता है जिसकी वजह से ओवरशूट कर जाता है, जैसे ऑसिलेशन। ऑसिलेशन तो मीन पोजीशन के अबाउट ही होता है ना। मीन पोजीशन पर हमेशा फोर्स जीरो होती है। बट तुमने तो एसएचएम में पढ़ा था, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ओवरशूट कर जाता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब सिर्फ ये है वरुण कि नेट फोर्स इज जीरो। इक्विलिब्रियम पोजीशन सिंपली मींस नेट फोर्स इज जीरो। फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं है काइनेटिक एनर्जी जीरो। नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, बट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। जैसे पेंडुलम है ना, जब ऑसिलेट करता है एक मीन पोजीशन के अबाउट, तो उस मीन पोजीशन पर फोर्स जीरो होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती, मोमेंटम जीरो नहीं होता, इसीलिए वो शूट करता है। चलो भाई, इतना हुआ। अब एक न्यूमेरिकल। वरुण, क्लियर है तुम्हारा डाउट? वरुण देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कहीं भी लगा दो, लेकिन अगर तुम मीन पोजीशन पर लगाना चाह रहे हो, यहाँ पर है, यहाँ लगाना चाह रहे हो, तो यहाँ तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वो भी तो पता होनी चाहिए। मतलब ये जो मैंने यहाँ से निकाला, इसे तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हें ये पता तो हो कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है। वो यूजुअली नहीं पता हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ऐसी ट्रिक है जो आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट डेटा बताओ ना। जैसे एक्सट्रीम का मुझे पता था कि रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मुझे नहीं पता मीन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी। वो एक हेडेक है इसको यूज करना, इसीलिए मैंने यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना यूज कर इक्विलिब्रियम यूज किया। ठीक है वरुण? चलो जी, इससे रब करते हैं। एक न्यूमेरिकल और उसमें और स्प्रिंग लगा देते हैं, फिर आगे के न्यूमेरिकल्स में स्प्रिंग कनेक्ट नहीं करेंगे, बचेंगे स्प्रिंग से। सो a ring of mass m is equal to 10 kg can slide to a vertical rod
with friction. It is connected with a spring of 'force constant K equal to 400 Newton per meter. The relaxed length of spring is 4 meter. Ring is displaced. ना ये रॉड है ना, ये वर्टिकल रॉड है. Ring is displaced 3 meter. Find velocity of ring when spring becomes horizontal. When spring becomes horizontal. देखिए रिंग यहाँ लगी हुई है, इसको यहाँ से रिलीज, ये ऐसा था 4 मीटर. पहले मान लो स्प्रिंग यहाँ थी, स्प्रिंग को उठाकर मैं ऊपर ले गया और छोड़ दिया. अब जब ये स्प्रिंग दोबारा यहाँ आएगी तो आपको चाहिए वेलोसिटी क्या हो. वर्टिकल रॉड है ये रॉड है, ये वाली रॉड वर्टिकल रॉड. करिए, सॉल्व कीजिए. रजा, आरिशा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया नहीं है. वजाहत, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया नहीं है. आरिशा ट्राई तो करो. अच्छा सॉरी, विदाउट विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन. चलो, दीपांशी का आंसर आया. दीपांशी तुम्हारा आंसर सही है. शाकिर का भी सही आ रहा है. शाकिर, चेक करते हैं शाकिर का. बाकी लोग जरा कैलकुलेट करो, शाकिर का चेक करते हैं जरा. अस्का का आया 10√10. चलो देखते हैं भी आंसर्स किसके सही हैं. आमिर गलत आ रहा है. हाँ, आरिशा ठीक आ रहा है. अमरीश आंसर. अब्बास, रजा.
ठीक है बस ठीक आ रहा है। जसराज, अफान, भाई देखिए फ्रिक्शन नहीं है, सॉरी, कोई फ्रिक्शन नहीं। इसको आप इनिशियल पोजीशन कह दो, इसे आप फाइनल पोजीशन कह दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। सलमान गलत आ रहा है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये पाइथागोरस अप्लाई करोगे, रूट ओवर 4 स्क्वायर, हाइपोटेनस है ना 3 स्क्वायर, ये 5 आ गई। ओरिजिनल लेंथ 4 थी, एक्सटेंड होकर 5 आ गई, तो एक्सटेंशन कितना है स्प्रिंग के अंदर? एक्सटेंशन 1 मीटर का है। तो देखो यहाँ तो सिस्टम रेस्ट में था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। जब यहाँ आएगा तो किसी काइनेटिक एनर्जी से आएगा, तो लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल इज जीरो। यहाँ जब आएगा तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो जीरो होगी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। लेकिन जब ये यहाँ था, 3 मीटर की हाइट पर था, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, mgh प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। दोबारा देख लीजिए, यहाँ तो रेस्ट में था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। यहाँ किसी वेलोसिटी से आएगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ आ गया, ग्राउंड लेवल पर आ गया, तो फाइनल इज जीरो। जब ये यहाँ था 3 मीटर की हाइट पर, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, और स्प्रिंग की इज हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज mgh प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। आपको v चाहिए, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो इट्स हाफ, रिंग का मास कितना है 10 kg इंटू वी स्क्वायर। 10 इंटू जी इज 10, एच इज 3, प्लस हाफ के स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 400, एक्स स्क्वायर एक्सटेंशन इज 1, तो ये 5 वी स्क्वायर आ गया, ये 200 और ये 300 इज 5। वी स्क्वायर आ गया 100, वी आ गया 10 मीटर। सो जिस वेलोसिटी से ये आएगा, वो वेलोसिटी है 10 मीटर पर। इतना लिख लीजिए, फिर एक और देखते हैं। भाई इतना हो जाए बताओ, इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ वरुण, अगर फ्रिक्शन भी होता ना, तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता नीचे आने में, तो बस राइट में वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाता।
वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आता है, माइनस म्यू एम जी, और यहां से यहां आ रहा है इंटू 3। मास पता है, जी पता है, म्यू दे देता है आपके पास, इतना चेंज आता है। अब इसकी वेलोसिटी 10 से तो कम ही आ जाती, वरुण अगर फ्रिक्शन होता तो बस इतना चेंज आ जाता, कुछ नहीं। चलो एक और देखते हैं फिर। चलो है एक न्यूमेरिकल और। ये एक हेमिस्फेयर दिया है, एक बॉल है मास m1 की, दूसरी बॉल है मास m2 की, और इन्हें एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। Radius of the hemisphere is r. So two smooth balls of mass m1 and m2 are connected by light string at opposite points of horizontal diameter of smooth semi-cylindrical surface of radius capital R. If m1 is released, find speed at any angular distance theta. Moved by m. चलो भाई शुरू हो जाओ। तो देखो ये जो बॉल्स है ना, ये नीचे गिर सकती है और फर्दर, ये ऊपर जाएगा अगर तो ये नीचे गिर सकता है आगे, ये ग्राउंड नहीं है, ये और नीचे जा सकती है। तो थोड़ा सा हिंट देख लो कि ये m2 यहाँ आ गई अगर कुछ थीटा एंगल से, तो m2 ऊपर जाएगा तो m1 कुछ नीचे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी m1, कुछ हाइट एच कवर करेगी, पोटेंशियल एनर्जीज दोनों हैं।
अमरीश, अफान, एक भी आंसर नहीं है तुम लोगों का। इसे तो सॉल्व करके देखो। कोई आंसर नहीं किसी का ना। अभी तक जो क्वेश्चंस मैं दे रहा था बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे। दीपांशी का आया √2GR m1 थीटा। m1 थीटा माइनस m2 साइन थीटा बाय m1। यस, दीपांशी ठीक करे। शाकिर का भी सही है, नासिर भी सही कर रहा है, सभी सही कर रहा है। वजाहत का भी सही है। अस्का का कुछ, अस्का का भी सही है। वजाहत गड़बड़ कर रहा है। ना, वजाहत अब भी गड़बड़ है। दीपांशी, शाकिर, नासिर। नासिर का थोड़ा सा गड़बड़ है बस। अस्का का भी सही है। भाई देखो, यहाँ होगा क्या, जब ये मास ऊपर जाएगा तो m1 नीचे आएगा। बस अब आपको ये डिसाइड करना है, सिर्फ इतना सा काम है इसमें, ये डिसाइड करो कितना ऊपर गया और ये कितना नीचे आया। बस H1 और H2 देखना है।
H2 आसान काम है, देखिए ये R है, ये थीटा, आपको परपेंडिकुलर चाहिए ट्राइंगल में, तो H2 आ जाएगा, हाँ सौदा तुम्हारा सही है, R साइन थीटा। नहीं सलमान, तुम्हारा अब भी गलत है, R साइन थीटा। H1 देखो कितना नीचे आएगा, ये जो आर्क लेंथ होगी, ये आर्क लेंथ कितनी होगी, रेडियस R एंगल थीटा, आर्क लेंथ हो गई R थीटा, R थीटा से ऊपर की R थीटा से नीचे आ गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो H1 होगा, दैट H1 विल बी R थीटा। अरे नहीं यार वरुण, सेम कैसे हो जाएगा, ऊपर जब यहाँ पहुंचेगा, ये ऐसे गया, तो जो डिस्टेंस कवर किया वो आर्क लेंथ के इक्वल है, जितना डिस्टेंस ऊपर कवर किया उतना यहाँ नीचे आएगा। लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो ये कर्व थोड़ी ना लेते हैं, हम तो हाइट लेते हैं सीधी सीधी, तो H2 और H1 अलग अलग होगा। हाँ जी वरुण, समझ में आया, H2 और H1 अलग अलग आएगा। अब आप बस इतना काम कर दीजिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फिर से अप्लाई कर दो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। भाई इनिशियली दोनों रेस्ट में थे, फाइनली मूव कर रहे हैं, सो इट्स हाफ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर माइनस, इनिशियली सब रेस्ट में था तो जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो, ये m2 तो ऊपर गया है, m2 की पोटेंशियल एनर्जी तो पॉजिटिव होगी mgh2, ये नीचे आया है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी mgh1, इनिशियल तो सब जीरो था, इक्वल टू, सो यू हैव हाफ m1 plus m2 v square is mgh1 minus mgh2। एक ही मेथड है, एक ही फॉर्मूला है, ज्यादा चेंजेस नहीं कर। इट्स हाफ m1 plus m2 into v square is mgh1 is r theta minus mgh2 mgr sin theta। और मासेस अलग अलग हैं, ये m1 है, ये m2 है, नहीं ये m2 है, ये m1 है, m1 और सो v स्क्वायर आ गया ट्वाइस ऑफ m1g r थीटा माइनस m2g r sin थीटा divided by m1 plus m2, it's root। अरे भाई m1 माइनस m2 क्यों होगा आमिर, बताओ जरा, काइनेटिक एनर्जी m1 माइनस m2 कैसे आ जाएगा। अबे आमिर, काइनेटिक एनर्जी में m1 माइनस m2 कैसे आएगा, रीजन बताइए जरा। जी आमिर, क्यों लग रहा है आपको m1 माइनस m2 होगा। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी तो फाइनली है ना, इनिशियल तो जीरो, ये और ये कनेक्टेड है तो दोनों की स्पीड सेम होगी, ये हाफ m2 v स्क्वायर और ये हाफ m1 v स्क्वायर। और बताइए इसमें और किसी को कोई डाउट।
भाई अगर कोई और डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है पावर, स्टार्ट करते हैं। चलो, ये तो बहुत हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखो जरा, कुछ पावर पर देखो। सो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो जो एवरेज पावर होती है, पावर दो तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज पावर आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये जो पावर होगी ये एवरेज पावर, वर्क डन इन टाइम डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज एवरेज पावर। एवरेज पावर के बाद आपको इंस्टेंटेनियस पावर भी चाहिए। इंस्टेंटेनियस पावर आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये होता है आप वर्क डन को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लो, ये इंस्टेंटेनियस। अब पावर वर्क डन से कंपेयर हो रहा है तो पावर शुड बी अ स्केलर। SI यूनिट इज जूल पर सेकेंड, और इसे आप वॉट भी कह सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला m1l² T-3, ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो जाएगा। अब पावर में कुछ यूनिट्स और यूज करते हैं, जैसे जूल्स पर सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिख, जूल्स पर सेकेंड, और वॉट। हॉर्स पावर भी यूज करते हैं। 1 horsepower is 746 वॉट। अच्छा, पावर के न्यूमेरिकल्स में एक जरा पंप के क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, पंप यहीं देखो, या रुको कुछ न्यूमेरिकल्स करो फिर हम पंप पर आएंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी को आप लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। सो जो एनर्जी होगी आपकी, अगर मैं लिख रहा हूं आपकी एनर्जी है पावर इनटू टाइम, पावर को आप किलोवाट में ले लो, तो एनर्जी की एक यूनिट आप ये भी यूज कर सकते हैं किलोवाट, टाइम को आर में यूज करो, किलोवाट आर। ये जो किलोवाट आर है ये बेसिकली मीटर का यूनिट होता है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। जो इलेक्ट्रिक मीटर की रीडिंग होती है ना, उस इलेक्ट्रिक मीटर की रीडिंग किलोवाट आर में होती है। अब 1 किलोवाट आर को अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी करता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे दे देगा आपको कि मीटर की रीडिंग कैलकुलेट करवा लेगा, तो इसे याद रखिएगा। अगर कन्वर्जन फैक्टर देखना चाहते हो, किलोवाट होता है ना 1000, आर होता है 3600, बस वहां से मल्टीप्लाई करो। इतना लिखिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं कुछ पावर पे।
इतना लिख लो तो बताओ, इसे रब करते हैं फिर पावर पे न्यूमेरिकल्स देखो। देखो शुरू के एक दो क्वेश्चंस मैं करता हूँ, उसके बाद आप करना। जैसे एक क्वेश्चन है, वो कहता है एन एलिवेटर of mass capital N with a person of mass small m is moving upwards with uniform velocity. What is power delivered by elevator? So एक एलिवेटर है, इसका मास कैपिटल है, मैन का मास स्मॉल है. This elevator is moving upwards with a velocity. और यहाँ एक स्ट्रिंग लगी हुई होगी, इस स्ट्रिंग के थ्रू ये खींचता है. तो जाहिर सी बात है, एलिवेटर टेंशन के थ्रू पुल करता है. ये टेंशन है, डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है mg, v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है. तो देखो कह रहा है पावर बाय एलिवेटर मींस पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन. पहले आप टेंशन निकाल लो, आसान से खेले. कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, दैट मींस एक्सीलरेशन इज 0. तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं t माइनस, देखो पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना हो जाएगा, m प्लस कैपिटल m, एलिवेटर प्लस मास दोनों को तो पुल कर. तो t माइनस m प्लस एम जी इज इक्वल टू m प्लस m, एक्सीलरेशन इज 0. फ्री बॉडी डायग्राम बना के मैंने सॉल्व कर दिया. देखो टेंशन आ गया m प्लस एम मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल G. अब एक बार टेंशन मिल गया तो पावर क्या होगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी. तो फोर्स की जगह आपने टेंशन यूज कर लिया, टी वी कॉस 0. सो पावर इज टी वी. सो टी इज m प्लस कैपिटल M इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी. तो ये पावर है m प्लस एम जी इंटू वी. ये पावर डिलीवर कर रहा होगा टेंशन. अगर किसी पर्टिकुलर फोर्स के लिए कह रहे हैं ना पावर कैलकुलेट करने के लिए, तो पहले आप वो फोर्स कैलकुलेट कर लो, उसका वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट देख लो. देखो यहाँ टेंशन भी ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, तो ये पावर हो गई. अब अगर यहाँ तक देखकर बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम. भाई यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ वरुण, देखो ये जो पूरा सिस्टम है ना, मास प्लस एलिवेटर, इसका वेट मैं दोनों का एक साथ लिख देता हूँ. इसका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, ये वेट एक्ट कर रहा है, ऊपर टेंशन एक्ट कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन 0. तो वरुण जैसे सिखाया था मैंने एफबीडी में, अपवर्ड्स पॉजिटिव डाउनवर्ड्स नेगेटिव इज 0. तो टी आ गया m प्लस एम. फोर्स ऑफ वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में कॉस 0, टी भी हो जाएगा. एक और तरह के क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन तो पावर पर इस तरह का आएगा, आपको फोर्स ढूंढनी होगी, वेलोसिटी शायद गिवन हो या कैलकुलेट करनी हो. पावर फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से आए. एक और क्वेश्चन देखो, इसके अंदर जैसे ये दिया हुआ, an automobile of mass m accelerates starting from rest.
while engine supplies constant power. Find its position और पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं. वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ velocity as function of time. आपको velocity चाहिए as a function of time. तो देखो भाई, आप यहाँ बहुत सीधा सीधा लिख सकते हो कि जो power होगी that's product of force and velocity. So force को आप लिख सकते हैं mass into acceleration into velocity. Acceleration को आप लिख सकते हो dv over dt into v. आपको velocity चाहिए, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो. p dt is mv dv. टी टाइम में आपको पावर चाहिए, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए. अच्छा, लिमिट तो कुछ दी नहीं है, तो आप एक, हाँ, 0 से टी लो. 0 से टी पी डी टी एम वी डी वी. देखो, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी इनिशियल होगी. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v. तो पावर कांस्टेंट है, बाहर चला गया. dt का डेरिवेटिव इंटीग्रल t 0 से t, ये आ गया mv स्क्वायर बाई 2. तो यहाँ से आपको मिल गया pt इज mv स्क्वायर बाई. तो यहाँ से v आ गया विच इज ट्वाइस ऑफ pt बाई m. अब हो सकता है वेलोसिटी के बाद पोजीशन पूछ ले, तो भाई वेलोसिटी होता है dx ओवर dt. एक बार और इंटीग्रेट कर दीजिए 2pt बाई. यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, एक बार और इंटीग्रेट हो जाएगा. तो ये एक न्यूमेरिकल ये होता है जहाँ फोर्स देता है, पावर पूछ लेता है. दूसरा इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि पावर देकर आपसे वेलोसिटी या पोजीशन पूछ लेता है. कितना लिखिए, एक और टाइप का मेथड सीखना है आपको. वो इतना हुआ सबका. f इज ऑलवेज कांस्टेंट. हाँ, इसका f इज कांस्टेंट. f वेरी करेगा तो स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालो, फिर इंटीग्रेट करो. चलो भाई, ये सब ने लिख लिया, इसे रब करते हैं. रब कर दूं सब. आरिशा, मामा, रजा. चलिए, नेक्स्ट देखिए. एक मेथड और याद रखना, अगर वो इंस्टेंटेनियस पावर दे रहा है और वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एवरेज पावर कैलकुलेट, तो आप एक काम करो, इंस्टेंटेनियस पावर को 0 से t तक इंटीग्रेट कर दो, t से डिवाइड कर दो, एवरेज पावर ऐसे दिया. इसे लिख लो, कुछ न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ जाएगी. जितना मेथड सिखाना था मैंने सिखा दिया, अब आप न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करेंगे. नेट फोर्स से वर्क फाइंड किया, फिर अलग अलग फोर्स से. हाँ सलमान, ऐसे ही होगा. अगर सारी फोर्सेस सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्ट कर रही, तो जो तुम पूछ रहे हो सलमान, वो तब तक वैलिड होगा जब तक सारी फोर्सेस सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्ट करें, तो सेम आएगा.
तो वरुण इसमें सिर्फ इतना कर रहा है, अगर इंस्टेंटेनियस पावर है ना, वो आपसे कहता है एवरेज पावर निकालो, तो 0 से t टाइम तक आप पावर t इंटू डी टी कर दीजिए, वर्क डन आ जाएगा। पावर इंटू टाइम वर्क डन होता है डिवाइडेड बाई टी का। एवरेज पावर का बताया था ना, वर्क डन इन टाइम डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। तो वर्क डन निकालने के लिए आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। एवरेज में ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं आरिशा तो कर सकते हैं। चलो भाई एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके दिखाओ। जो मुझे सिखाना था पावर मैंने सिखा दिया, बस एक पंप और सिखाना है। अब तुम मुझे जरा न्यूमेरिकल्स करके दिखाओ। A body is thrown with velocity v naught at an angle theta naught with horizon. Find instantaneous power instantaneous power delivered by gravity after time t measured from the instant of projection. B average power in time t. चलो भाई सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या था। थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो प्रोजेक्टाइल है, परेशानी होनी नहीं चाहिए तुम लोगों को। जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया वो वेलोसिटी v नॉट, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा नॉट, तो क्या रहा है समझ का, mg v नॉट cos थीटा आई कैप। समझिए क्या कैलकुलेट कर दिया आई कैप जे कैप में। समझिए क्या कैलकुलेट करा है। क्वांटिटी समझ से बाहर है, कौन सी क्वांटिटी है ये। पावर में आई कैप जे कैप कहाँ से आ गया, स्केलर क्वांटिटी है पावर।
दीपांशी का माइनस एम जी वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी। हाँ भाई दीपांशी तुम्हारा सही है। एम जी वी साइन थीटा टी माइनस जी टी। ठीक है अफान। वजाहत हाफ कहाँ से आ गया? दीपांशी का सही है, अफान का सही है, वजाहत का गड़बड़ है, समत का गड़बड़ है। दीपांशी का सेकंड पार्ट भी सही है। अच्छा हाफ नहीं है तो फिर ठीक है वजाहत। भाई देखो सुनो, इतने महीने हो गए तुम्हें फिजिक्स कराते कराते, कई लोग अब भी कोशिश करना नहीं सीखे। भाई तुमसे इतने महीनों के बाद भी ना तुम ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। तब कुछ लोगों का मुझे अंदाजा लग जाता है कि वो इधर उधर से सोल्यूशन देखते हैं और टेप देते हैं, क्योंकि बहुत टफ न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके भी सही आंसर्स आ जाते हैं, और जो मैं सीधा सीधा पूछता हूँ जो किसी बुक से एग्जैक्ट नहीं होते हैं वो नहीं सॉल्व होता है। ऐसे थोड़ी ना काम होता है। ये देखो भाई, आपको पावर किसकी वजह से चाहिए? ग्रेविटी की वजह से। और जब तक आप ऑनेस्ट नहीं है ना, अभी तो 3 महीने गुजरे हैं, 30 साल गुजरते हैं, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप सीखना ही नहीं चाहते, आपको जो चीटिंग आती है आप उस चीटिंग से ही काम चला देते हैं, कहाँ तक करके जाओगे? कई लोगों का अंदाजा लग जाता है, कुछ लोग हैं जिनके आंसर सही होते हैं, मुझे पता है कि वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक है। कुछ लोगों की बेसिक चीजें नहीं होती उनसे, और बहुत टफ क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉमन होता है एकदम, जो नेट पर हर जगह मिल जाता है, उसका फौरन आंसर है। आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते, आप जिंदगी भर इधर उधर की चोरियां करते रहोगे। इसका बहुत बड़ा प्रूफ है कि 3 महीने में भी कुछ नहीं सीखता। देखिए ये जो फोर्स है एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पूछ रहा है, दैट्स इट। फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, तो यूनिट वेक्टर होगा माइनस ऑफ जे। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लो, इनिशियल कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, और ये जाकर हो जाएगा वी नॉट साइन। आपको यहाँ चाहिए, ये तो टी इक्वल टू जीरो इंस्टेंट है ना, टी इक्वल टू टी इंस्टेंट है। तो प्रोजेक्टाइल में आपको सिखाया था टी टाइम के बाद जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऐसे आती है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो एक्सेलरेशन नहीं होता, तो एक्सेलरेशन ना होने की वजह से ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स के लॉन्ग कोई चेंज नहीं है। वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन होता है, तो वाई के लॉन्ग इनिशियल थी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी आ जाएगा, और डाउनवर्ड्स है वाई कॉम्पोनेंट तो माइनस ऑफ जी। तो एफ ये आ गया, वी आ गया, डॉट ले लो। माइनस जी टी माइनस ऑफ जे गैप डॉट वेलोसिटी। So mg minus of j cap dot v. It's v naught cos theta I cap plus v naught sin theta minus of gt minus j cap. तो जब आप डॉट लोगे तो देखो ये तो आई कैप है, यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट है नहीं, इसका और इसका डॉट होगा, तो ये डॉट हो जाएगा एम जी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी। दैट्स पावर। सेकेंड पार्ट, एवरेज पावर के लिए 0 से t
0 से t t dt बाई एवरेज के लिए ये जो आया इंस्टेंटेनियस, इसे 0 से t इंटीग्रेट कर दीजिए और t से डिवाइड। चलिए इतना लिखिए। सेकंड पार्ट, अब टाइम तो नहीं बचा कि मैं सॉल्व करा पाऊँ, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ज़्यादातर लोगों का ठीक है, माइनस एम जी वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। अब वही मेरी रिक्वेस्ट है आप में से उन सारे लोगों से जो कहीं से देखकर आंसर्स रिपोर्ट करते हैं, एक आध बच्चे हैं, ज़्यादातर तो खुद करते हैं, एक आध है, तो फायदा नहीं होगा उन चीज़ों से। मतलब बजाय इसके कि जितना टाइम आप इधर उधर ढूंढने में लगाते हो, अपने दिमाग में लगाओ, शायद वो सीख जाए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, भला हो जाए। मुझे आपके सही आंसर्स नहीं, आपके एफर्ट से मतलब है। अच्छा, अमरीश, डीबीपी वाली शीट्स की बात कर रहे हो ना? असल में यार मैं अभी तक लॉज ऑफ मोशन के बाद मैंने कुछ कंप्लीट नहीं करा पाया। मतलब मेरा वर्क एनर्जी इन पार और लॉज ऑफ मोशन ना दोनों मिक्स्ड होकर होता है। मैं मल्टीपल पुली की प्रॉब्लम्स भी नहीं करा पाया अभी। तो जैसे ही मैं ये पावर वगैरह कंप्लीट कर दूंगा, मैं मल्टीपल पुली पर आऊंगा, तब मैं शीट्स करा पाऊंगा। इसलिए मैं शीट डिस्कस नहीं कर रहा, उसमें मिक्स्ड है सब कुछ। बस मुझे मल्टीपल पूरी कराने दो, उसके बाद मेरे कराने के लिए कुछ बचेगा नहीं, शीट्स ही करानी। उधर शम सर ने कितना करा दिया अमरीश? फ्लूइड कंप्लीट हो गया? केटीजी, अच्छा केटीजी फिर करा दिया। हाँ, अपलोड तो हो गई होगी। चलो केटीजी और अच्छा हो गया होगा तुम लोगों का। तो सिर्फ वेव्स बचता है अब, है ना? रोटेशन एक बचेगा और वेव्स बचेगा। चलो उसे भी खींचते हैं। सॉम्ब्रिश शीट्स तो अपडेटेड है, बस मैं इसको वर्क एनर्जी पार कंप्लीट करा दूं। हाँ पास, अच्छा है, रिवाइज हो जाएगा। बचा क्या है यार, रिवीजन ही है, बाकी सब तो करा दिया तुमने, सिर्फ एक वेव्स ही तो बचा हुआ। और एंट्रेंस का पता नहीं कब होना है। वॉकडन से तो सलमान बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वॉकडन से कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें ये डिस्प्लेसमेंट लेकर आना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, बचो उससे। बस क्लियरली तो नहीं कहा, लेकिन हाँ हालात तो यही है कि पोस्टपोन होगा। तुम तो अपनी तैयारी रखो, तुम्हारा तो सब हो गया। तुम तो अपनी तैयारी रखो। आरिशा मैं आज चेक कर लेता हूँ, पड़ जाएगा। अगर नहीं है तो शाम तक आ जाएगा। चलिए कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह। अरे ना, सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ हो जाए, सिलेबस कंप्लीट है ना, अब वो तुम्हारी प्रैक्टिस पर है, करो प्रैक्टिस, होने दो जैसा भी होता है। हाँ एवरेज में नेगेटिव आएगा, यस इसका नेगेटिव आएगा। एवरेज में नेगेटिव आएगा। एंट्रेंस तो मुश्किल ही है कि ऑनलाइन ले, एंट्रेंस तो मुश्किल है, गड़बड़ हो गई। चलिए आज यही छोड़ता हूं।